नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आखिरकार महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल गए। 23 तारीख को मतगणना हुई थी। उस दिन से ये चल रहा था प्रकरण, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम सब भी लगे थे उसमें, अलग-अलग कयास लगा रहे थे, सूत्रों के आधार पर समीकरण जोड़ रहे थे। और हमें भी लगा था कि जो स्थिति है, कि सामाजिक न्याय बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है इस देश में, और बीजेपी वहाँ कमज़ोर पड़ती है। तो वहाँ पे जो है, जो राजनीति की बात की जाएगी तो किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर बात चली कि ओबीसी को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो मराठा नाराज हो जाएंगे। फिर भी था कि कुछ गणित जोड़ा जाएगा उसका। एक ये भी एंगल दिया गया कि ये जो आरएसएस है और जो ये बीजेपी के दो चेहरे हैं, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहते। आरएसएस चाहता है देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, और ये खींचतान चलती रही। इस बीच शिंदे जी नाराज हुए, उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हालांकि हम में से किसी को यह यकीन नहीं था कि शिंदे कहीं से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन शिंदे जी को लग रहा था। उन्होंने बिहार मॉडल की भी बात कही। नीतीश कुमार को जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया वैसे हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये तय था कि बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और उसकी वजह मैं मानता हूं कि एक तो भारी बहुमत मिला था, बीजेपी को काफी सीटें मिली थी। दूसरी बात, नीतीश कुमार और शिंदे एक पलड़े पे नहीं तोले जा सकते। नीतीश कुमार के पास जो है सामाजिक न्याय, या कहिए कि जो ओबीसी का जो वोट बैंक है, या बिहार में जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है, राष्ट्रीय फलक पर उनके आने भर से इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया। शिंदे वहां कहीं खड़े नहीं होते, शिंदे उनके सामने खड़े नहीं होते, इसलिए बीजेपी जाहिर है वो जगह नहीं देती। लेकिन एक बात थी कि जो है शिंदे से बिगाड़ भी नहीं चाह रहे थे लोग, खास करके नरेंद्र मोदी जी। मैं लगातार कह रहा था कि 7 सांसद उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्थिति में जब उनके पास बहुमत नहीं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की इच्छा यही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो देवेंद्र फडणवीस न हो, बल्कि कोई और समीकरण जोड़ा जाए और उससे शिंदे को साथ में लेकर के किया जाए, ताकि शिंदे नाराज भी ना हो। लेकिन आखिरकार आरएसएस की जीत हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो है फिलहाल जो है पीछे कर दिए गए। और इसकी वजह ये भी मान लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका असर है। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा और जो महाराष्ट्र में जो जीत मिली है उसमें भले मीडिया कहे कि ये मोदी जी की जीत है, ब्रांड मोदी फिर आ गया है, ब्रांड मोदी की जीत हुई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है पार्टी के भीतर भी, और संगठन जो आरएसएस है उसके भीतर भी, कि ये ब्रांड मोदी की जीत है। चूंकि ये जो जीत हुई है वो सबको पता है, इसमें बड़ा रोल जो है वो लाडली लाडली बहना का है, और बड़ा रोल जो है वो शिवसेना जो टूट करके आई, और जो ईवीएम है, जो राजीव कुमार हैं, जो 45-47 लाख वोट बढ़े, उन तमाम चीजों का योगदान है। और इसका योगदान है, ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो सोलापुर के गांव में जो कोशिश की लोगों ने कि हम अपने गांव में वोटिंग करा के देखेंगे, और उससे चूंकि उनको यकीन नहीं था कि इस तरह से वोटिंग हो सकती है, इतना कम वोट उनके उम्मीदवार को आ सकता है। हालांकि शरद पवार जी के उम्मीदवार उत्तम जानकर वहां से जीते, लेकिन उनके समर्थक वहां ज्यादा थे उस गांव में, और उनको लग रहा था कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, और इसको हम मॉक वोटिंग के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ है। और जब वोटिंग के लिए वो लोग तैयार हुए 3 तारीख को, तो पुलिस प्रशासन वहां लग गया, और बाकायदा वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, और कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते हो, नहीं करने दिया गया। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो तमाम चीजें हुई, और इसके पीछे वजह यही है कि नहीं, इसलिए नहीं करा दिया गया कि ऐसा लगे कि अगर ऐसा हुआ तो भांडा फूट जाएगा, ये लोगों ने कहा। और राजीव कुमार या चुनाव आयोग की भूमिका जो है संदिग्ध तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे में जब राजीव कुमार और ईवीएम की भूमिका बढ़ जाती है, तो जाहिर है ब्रांड मोदी जो है कमजोर होता है, और लोकसभा में जो बहुमत नहीं मिला वो भी ब्रांड मोदी कमजोर करता है। तो फाइनली आरएसएस की जीत हुई। चूंकि भविष्य की राजनीति अगर करना है आरएसएस को, तो उसको मोदी के बाद कौन, इस सवाल का जवाब देना है। और मोदी के बाद कौन, इस सवाल का जवाब जो है, पहले एक बार नारा उठा था, नरेंद्र के बाद देवेंद्र,
और कहते हैं किसी बात से अमित शाह जी चिढ़ गए थे और देवेंद्र फडणवीस को सजा दी, और उस सजा के तहत ही हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। शिंदे यकायक मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनना था। सब लोग चाहते हैं, आपको याद होगा अगर वो शपथ ग्रहण समारोह जो के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें उसमें वही हुआ, और सब चौंक गए थे कि ऐसा कैसे होगा। और फाइनली जो है वो जो अपमान का घूंट कहते हैं राजनीति में, सब पीना पड़ता है। अच्छा राजनीतिक वही है जो अपमान का घूंट भी पी जाए मुस्कुरा करके। हेमंत जो जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने उसका परिचय दिया और वो चुप रहे। उसके बाद नरेंद्र के बाद देवेंद्र, या नरेंद्र के बाद कौन, कई लोगों ने आदित्य योगीनाथ का नाम उछाला कि नरेंद्र मोदी के बाद आदित्य योगीनाथ हो सकते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि आदित्य योगीनाथ से इस वजह से भी चिढ़ते हैं अमित शाह जी। हालांकि नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री, मनोज सिन्हा जी का नाम आया था कि मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वहां भी आरएसएस आड़े आ गया था। और आरएसएस जो है उसकी वजह से उसमें राजनाथ सिंह का भी रोल था, ठाकुरवाद रोल था, बीके सिंह का रोल था कहा जाता है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। तो अब आरएसएस के पलड़े पे दो लोग, एक योगी आदित्यनाथ और एक देवेंद्र फडणवीस। अब समय के अनुसार बाजी खेली जाएगी, किसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि चूंकि जो आरएसएस है वो ब्राह्मणवादी संगठन है, वो चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, इसलिए एक कोई ठाकुर हुए थे रज्जू भैया आरएसएस चीफ, उसके बाद सारे जो हैं वो सब वही हैं, चित्पावन ब्राह्मण है, बाकी किसी की एंट्री वहां नहीं। और ये जो संयोग से जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी चित्पावन ब्राह्मण है, पेशवाई है। तो वो जो है उनको, अगर अभी मुख्यमंत्री, देखिए मैं कह रहा था कि आरएसएस चाहता है कि मुख्यमंत्री बने कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, चित्पावन ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, चूंकि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, और वो हुआ। अब उसके बाद अब एक अगली जो इच्छा है आरएसएस की, वो ये है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो कोई ब्राह्मण बने, चित्पावन ब्राह्मण बने। और इसी के जुगाड़ में जो है आरएसएस लगा हुआ है। आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे है, उनसे आगे कोई जा भी नहीं सकता। देवेंद्र फडणवीस चाह करके भी वो नहीं कर सकते। आरएसएस भी नहीं चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस उस लेवल पे जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक होता है ना कि उकसाने वाला कोई और होता है, वो हमेशा झंडा लेके चलता रहता है। आदित्यनाथ की स्थिति कमोबेश वही है, आगे आने वाला समय बताएगा। अब यहाँ जो आज जो है शपथ ग्रहण समारोह है, और 5:30 बजे की बात कही जा रही है कि 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद तौर पे होंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। 5:30 बजे का समय दिया गया है। आज 5:30 बजे शाम में शपथ ग्रहण समारोह हो। उसमें कौन कौन शपथ लेते हैं अब तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन 3 लोग लेंगे ये तो हो गया। मंत्री कौन कौन लेते हैं इसके भी नामों पे चर्चा है, काफी नामों पे चर्चा है, लेकिन अभी उसकी चर्चा कर देना जरूरी नहीं है। जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो सब पता चलेगा, और हम कल आपको सब बतलाएंगे कि क्या क्या है और उसका समीकरण क्या है। लेकिन अभी कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि जो है कल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम में, घोषणा के बाद देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने जो कहा, मैं तीनों ने क्या क्या कहा है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको। तो जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तीनों उपस्थित थे। एकनाथ शिंदे बीच में बैठे थे, किनारे जो है एक तरफ उनके राइट साइड जो है देवेंद्र फडणवीस, लेफ्ट साइड अजित पवार। और सबसे पहले संबोधन जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, और उन्होंने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं। हम टेक्निकल तौर पे भले हम जो है तकनीकी कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो तकनीकी पद है। हम तीनों बेसिकली एक हैं, और हम तीनों मिल करके जो है महायुति की सरकार चलाएंगे। हम तीनों में कोई भेद नहीं है, कौन मुख्यमंत्री है कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ये मायने नहीं रखता। ये देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मीडिया ने दरअसल उनसे सवाल किया एकनाथ शिंदे जी से कि कौन कौन ले रहे हैं शपथ। इस पर अजित पवार जो है देवेंद्र फडणवीस के बाद अजित पवार बोल दिए, और उन्होंने कहा कि जो है कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है ये अलग बात है,
इन लोगों का शाम तक तय होगा, पर मैं तो शपथ कल ले रहा हूँ। यानी उनका निशाना जो है एकनाथ शिंदे पे था कि एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो जाने, हम तो शपथ ले रहे हैं। तो एक तरह से वो तंज भी समझिए, और एक ये बता भी रहा है कि जो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की हम तीनों एक हैं, किस तरह एक हैं उसका भेद खुलता है। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने ये भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे भी देखिए पता चलेगा आपको कि किस तरह से नाराज है अभी भी एकनाथ शिंदे। वो कह रहे हैं कि मैंने कल, यानी वो जो परसों हुआ, वो कह रहे थे कि मैंने कल एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, यानी 3 तारीख को, है ना। उनसे आग्रह किया कि वो सरकार में शामिल हो। शिवसेना के सभी विधायक भी यही चाहते हैं। कल कौन शपथ लेगा इसको लेकर हमारी बैठक होगी, इसमें फैसला लिया जाए। तो जाहिर है शिंदे नाराज थे, और शिंदे की नाराजगी बार बार दिख रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अब जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मायूस व्यक्ति क्या कहता है वो समझिए, फिर मैं थोड़ा सा उसका छोटा सा विश्लेषण करूंगा। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, ये सवाल ही नहीं था। हमारे मन में सिर्फ एक भावना थी कि महाराष्ट्र को क्या मिला। इस पर हमने काम किया, इसी पर हमने काम किया। महायुति में कोई ऊंच नीच नहीं है, सब ठीक है। अब देखिए, ये तीनों बयान से आपको क्या समझ में, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में सब कुशल नहीं है, क्योंकि दोनों मराठा नेता है। और एकनाथ शिंदे को कहिए तो ज्यादा मराठा वोट मिले हैं, तो मराठा वाला जो है एक पाटीदार भी है, वो असर है। प्लस एकनाथ शिंदे जो है कुछ भी थे तो वो शिवसेना के नेता हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे से बहुत दूर थे। उद्धव ठाकरे और अजित पवार एकदम आप साथ दोनों बैठा करते थे। जब मुख्यमंत्री थे उद्धव, और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अजित पवार, तो दोनों एक रेंज में थे। शिंदे तब बहुत नीचे थे। बाद में पार्टी टूटी और जो है अजित पवार मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, फिर शिंदे इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, फिर क्या क्या गेम हुआ, और फिर अजित पवार भी आ गए। तो लगा था कि शिंदे जी को हटाया जाएगा, लेकिन शिंदे जी को नहीं हटाया गया, और अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन महत्वपूर्ण तो शिंदे हो गए। जो शिंदे कल तक उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अजित पवार को ये तो अफसोस हुआ, और अजित पवार का ये तंज दिखाई पड़ता है, क्योंकि अजित पवार को लगातार ये अफसोस रहा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बने। अजित शरद पवार जी को भी उन्होंने कहा था कि हम अगर आपके बेटे होते तो हम चीफ मिनिस्टर होते, आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। ये खालिश उनको है, और उन्होंने कहा। लेकिन शिंदे जी जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उससे वो झलकता है कि अफसोस में है, और उनको लग रहा है कि उन्होंने जो किया, और ये इनको ये लगता है कि इन्होंने जो किया, इतनी बड़ी जो जीत मिली, वो जीत की वजह जो है वो है शिंदे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ठीक से किया। उन्होंने लाडली बहना की शुरुआत की, और उन्होंने अगर शिवसेना को तोड़ करके नहीं आते इधर, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाते, तो आज बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। ये शिंदे महसूस कर रहा है। लेकिन एक एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो लंका तो ढह गई, लंका मतलब राजमहल, लंका मतलब गलत सेंस में मत लीजिए, राजमहल तो ढह गया। जो जो शिवसेना का जो ठाकरे का जो ठाकरे परिवार का जो ये था गौरव था, उसको तो शिंदे जी ने खुद ढा दिया। अब वो बाला साहब ठाकरे को लेकर के चलेंगे भी माथे पर उठा करके, तो कोई उनको बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानेगा नहीं। और शिंदे अब एक नेता, ऐसे नेता के तौर पे हैं जो अपने दबाव में, या तो जांच एजेंसियों के दबाव में, या अपने लालच में वो आए इधर टूट करके, और फिर जो है उनके साथ जितने लोग आए हैं वो कब तक रहेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। किसी दिन कुछ हो सकता है। शिंदे जी जिस तरह से नाराज हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो कहा जा सकता है कि तीनों एक साथ हैं और 5 साल सरकार चल सकती है। लेकिन ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि शिवसेना जो है, शिवसेना में जो लोग हैं, जो नेता है, जिनको मंत्री पद मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो जिनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा। इस पे बहुत, और इस बार 57 विधायक है। पिछली बार तो अब मिलेगा तब मिलेगा करके उनको बिठा के रखा गया था। क्या इस बार भी वो रखे जाएंगे, और क्या इस बार उनके भीतर जो है कुछ आक्रोश नहीं बनेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे, आगे बात होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।